जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। गीता की इस धारा में, यथार्थ की इस गीता की इस धारा में आपका स्वागत है। दुनिया वैसे तो संकटों का सामना कर ही रही है और उस पर से एक नया संकट शुरू हो गया, ईरान इजराइल वॉर होना ही था। और जिस दिन एपिस्टीन फाइल्स खुली थी, देखो दुनिया में कौम है ज्यूज, मुझे उनका दिमाग, उनका सोचने का तरीका वो अनोखा है, मतलब है कुछ स्पेशल है वो। जिस दिन एपिस्टीन फाइल्स खुली थी उस दिन मुझे एक बात का अंदेशा था कि भाई साहब कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है, क्योंकि सीरिया के मामले में दुनिया ने इनका साथ नहीं दिया। जब सीरिया पे हमला करने की बारी आई कि सीरिया के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो दुनिया ने कहा नहीं यार, एक बार तुमने कहा था इराक के पास है, वहां मिला नहीं, तो अब हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े। अगर कोई प्रेम से आपके साथ ना आए तो डर के तो आएगा ही ना। तो दुनिया के जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े बड़े देश हैं, एपिस्टीन फाइल्स के द्वारा इन्होंने सबको अपने कब्जे में कर लिया। ये किसी देश का हमला नहीं है, ये एक जाति का हमला है, ये एक जाति का हमला है। 1929 का जो क्रैश हुआ यूएस में, अमेरिका में, ग्रेट डिप्रेशन, कभी मौका लगे तो जरूर पढ़ना ग्रेट डिप्रेशन। तो जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1929, इन्होंने कराया, ज्यूज ने। ये दुनिया में कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि इनको एक चीज इनके हाथ में है, फिनेंस और एजुकेशन। और दो चीजों से बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर 100 नोबेल प्राइज दिए गए हैं तो 95 नोबेल प्राइज यहूदियों के पास गए। संपत्ति, समृद्धि, शक्ति के बिना रह ही नहीं सकती। भाई भारत पर इतना हमला क्यों हुआ बार बार? जब भारत कमजोर हुआ, अब यही है इतिहास विषयों को पढ़ने का फायदा। भारत सोने की चिड़िया, यानी सोने की चिड़िया का मतलब ऐसा नहीं कि यहां चिड़िया सोने की उड़ती थी, समृद्धि, समृद्धि। और जब जब भारत कमजोर हुआ, मौर्य राजवंश खत्म हुआ, तो फिर विदेशियों ने हमला कर दिया। शक, कुषाण, हूण, गुप्त राजवंश खत्म हुआ, हूणों ने हमला कर दिया। राजपूत काल में भारत कमजोर हुआ, तुर्कों ने हमला कर दिया। सल्तनत जैसे ही डूबी, तैमूर आ गया 1398, भारत को लूटा। समृद्धि बिना शक्ति के रह ही नहीं सकती। जहां समृद्धि है वहां शक्ति अनिवार्य है। और जब ये तेल मिला 1847 में, आज ये ईरान की हालत थोड़ा सा बता देता हूं आपको। 1847 में जब पहली बार दुनिया में तेल मिला, 1847 जब पहली बार दुनिया में तेल मिला, कहां मिला? पेंसिल्वेनिया में। 1860 तेल मिला रोमानिया में। 1910 ईरान, मिडिल ईस्ट। और जिसका ऊर्जा पे कब्जा, जिसका अपने समय की ऊर्जा पे कब्जा, वो दुनिया की महाशक्ति। सिंपल सा नियम है, जिस देश का अपनी समय की ऊर्जा पे कब्जा होगा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, वो दुनिया की महाशक्ति होगा। और यहीं से यहूदियों ने, यहीं से 1897 जियोन मूवमेंट, थियोडर हर्जल, यहूदियों को बचाना है, यहूदियों का देश बनाना है। और 1917 में ब्रिटेन ने मान लिया, पहले वर्ल्ड वॉर के समय, बेल्फोर डिक्लेरेशन, आर्थर बेल्फोर विदेश मंत्री है ब्रिटेन का, मान लिया कि ठीक है यहूदियों का देश होना चाहिए। और फिर इसी बैकग्राउंड में 1948 में इजराइल बनाया। किसने बनाया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। क्यों? जिससे कि ये मिडिल ईस्ट का जो तेल का खजाना है, इस खजाने पर कब्जा किया जा सके। 1945 कोल्ड वॉर की शुरुआत, यूएसएसआर और यूएस। वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं, ईस्टर्न क्वेश्चन। ईस्टर्न क्वेश्चन का हिस्सा है, अमेरिका ने क्रिएट किया इसको, क्योंकि इस तेल के खजानों पे उसको बैठना था, उसको एक अड्डा चाहिए था। उसने दो देश क्रिएट किए, एक 1947 में पाकिस्तान, एक 1948 में इजराइल। पाकिस्तान किसका? मुसलमानों का मुल्क, मुसलमानों का पूरा ब्रह्मांड है, एक छोटा टुकड़ा लेके क्या करेंगे? अमेरिका ने क्रिएट कराया। और 1948 में इजराइल, यहूदियों का मुल्क। और फिर पूरे अरब वर्ल्ड को बांट दिया। और सऊदीज
आका के खिलाफ जा ही नहीं सकते। सारा पैसा यहूदियों के पास है। आज वो फाइनेंस पैसा रोक दें, ये शेख खत्म हो जाएंगे। लेकिन ईरान, ये तो होना ही था। ये जो आज आप, लेकिन ये वॉर, आप देखो घटनाक्रम देखो, आप स्टोरी को कनेक्ट करो। एपेस्टीन फाइल आई, एपेस्टीन फाइल आई, जिस दिन एपेस्टीन फाइल आई मैं समझ गया भाई साहब कोई कांड होने जा रहा है। और मुझे पूरा अंदेशा था कि एपेस्टीन फाइल को बहाना बना के ये पूरी दुनिया को अपने पीछे कर लेंगे। कर लिया, सबका नाम है। कौन सी कंट्री बड़ी कंट्री है जिसके लीडर का, जिसके नेताओं का उसमें नाम नहीं? जेफरी एप्स्टीन इन्हीं के लिए काम कर रहा था। वो फाइल निकाली इन्होंने क्योंकि ये जानते थे कि सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी नहीं होगी। और एक ऊंचाई पे पहुंचने के बाद हर व्यक्ति को लगता है कि अगर मेरी बदनामी हुई, मेरी बेइज्जती हुई, तब क्या होगा। बड़ी मुश्किल लगती है पद कमाने में, पैसा कमाने में, नाम कमाने, बहुत झूठ बोलना पड़ता है। इन 3 चीजों को कमाने के लिए, पद, पैसा, नाम, इन 3 चीजों को कमाने के लिए बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बहुत मक्कारी करनी पड़ती है। और कोई रास्ता है ही नहीं ना, ये माया का रास्ता। ये तीनों चीजें माया से जुड़ी हुई है, ये तीनों चीजें माया से जुड़ी हुई हैं। और ये माया के सिद्धांत है। जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्म के सिद्धांत है, ऐसे ये दोनों माया के सिद्धांत है। तो बड़ा जीवन खपाना पड़ता है, बड़ा मरना पड़ता है, बहुत रोना पड़ता है, तब जाके पद, पैसा और नाम क्रिएट होता है। उम्र बीत जाती है आदमी की, 60 साल 65 साल का हो जाता है, और तब उसे लगता है कि भाई अगर मेरा नेगेटिव चेहरा दुनिया के सामने आया तो फिर मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। और यहूदियों को इजराइल से अपना पैसा वापस लेना था। 1920 ब्रिटिश पेट्रोलियम, 1955 बगदाद पैक्ट। और ये जितने भी लोग अमेरिका से जिन्होंने दोस्ती की, यहूदियों से जिन्होंने दोस्ती की, यहूदियों ने और अमेरिका ने बाद में उनको पटक कर मारा बहुत। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो। ये आज है इरानियंस, इनका एक राजा था रजा खान पहलवी, वो तो इनकी गोद में ही बैठा रहता था, जी मालिक, जी मालिक, जी मालिक। कभी सद्दाम हुसैन भी बैठे रहते थे, कभी गद्दाफी भी बैठा रहता था। ये आदमी को अपनी तरफ मिलाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे अपने इंटरेस्ट पूरा करते हैं। जिस दिन इन्हें लग जाता है कि ये आदमी मेरे इंटरेस्ट में बाधा बन रहा है, उसके बाद तो बहुत ही खतरनाक दौर से दुनिया गुजर रही है, बहुत ही खतरनाक दौर से। कुछ भी हो सकता है। अयतुल्लाह खुमैनी ने बड़ी बहादुरी से सामना किया, लड़ाई लड़ी, शायद शहीद भी हो गए। ईरान हमारा दोस्त रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा सपोर्ट किया उसने, कश्मीर मुद्दे पे हमारे पक्ष में वोट दिया उसने, एनर्जी डील किया उसने हमसे। 2008 में जब हमारे पास फॉरेन रिजर्व का खतरा पैदा हुआ तो उसने इंडियन रूपी में ऑयल दिया हमको। एहसान है ईरान का हमारे ऊपर। लेकिन कुछ हो नहीं सकता। एपेस्टीन, कुछ सबको पता है गलत हो रहा है। एपेस्टीन का जिन्न सबके ऊपर सवार है। ईरान ने हमारा साथ दिया है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो गई, हमारा फॉरेन रिजर्व खतरे में पड़ गया, इंडियन रूपी में उसने हमें ऑयल दिया। कहा यार कोई बात नहीं, ले लो। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे साथ खड़ा हुआ, कश्मीर मुद्दे पे हमारे पक्ष में वोट किया उसने। चाबार पोर्ट हम उसका देख ही रहे थे, एनर्जी एग्रीमेंट हमारा है ही है उसके साथ। तो इस देश को, इस दुनिया को बहुत बड़े खतरे में ढकेल दिया गया है। दुनिया का 20% ऑयल गल्फ ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। अगर ईरान ने उसको बंद कर दिया, ध्यान देना आप मेरी बात पर, दुनिया का 20% ऑयल गल्फ ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। अगर ईरान ने उसको बंद कर दिया तो आप समझ लेना कि भारत में पेट्रोल मिलेगा 5,000 रुपए लीटर। और अगर पेट्रोल और डीजल हुआ 5,000 रुपए लीटर, तो आप सोचो गेहूं, आटा, चावल, इनकी कीमतें कहां पहुंच जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ, मैंने एक ट्वीट किया था आज से 6 दिन पहले, उसमें बहुत सारे लोग आए, बड़े चिल्लाए, अबे तू भविष्यवक्ता बन गया है और तू अब ये करने लगा फलाना। खैर यार, 1 अरब 50 करोड़ के देश में मैं बार बार ये बात कहता हूं, अगर 1 लाख लोग भी आपका विरोध नहीं करते तो आप मुर्दा हैं। अगर आपके दुश्मन नहीं है तो आप मुर्दा हैं। अगर आपकी कोई बुराई नहीं करता तो आप मुर्दा हैं। अगर आपको कोई गाली नहीं दे रहा आप मुर्दा हैं। मरे हुए, ये सब मरे हुओं की निशानी। इनसे बाहर आने का नाम है ध्यान, साधना। कितने लोग टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि साहब हमको लोग ऐसा कह रहे हैं। कहने दो। अभी तो जो अस्तर है, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था
ट्विटर पे कुछ दिग्गज लोग थे, उनका काम था दूसरों को गाली देना। बहुत गालियां दी उन्होंने दूसरों को। 2014 के बाद से तो एक लॉबी क्रिएट की गई राइट विंग की, और एक आईटी सेल उनका क्रिएट किया गया, जिसका एक ही उद्देश्य होता था कि जो भी एक साउथ के एमपी हैं, वो भाषण दे रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन उनकी उम्र कम है तो उनको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जा सकता। कह रहे थे जो मोदी के साथ नहीं है वो देश का दुश्मन है। भाई मेरे अरस्तु के चच्चा, डेमोक्रेसी में दो चीजें होती हैं, दो, एक सरकार, एक विपक्ष। विपक्ष चूड़ी बना के गाना नहीं गाता, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, जरा देखो मोदी जी थोड़ी सी है मजबूरियां। इसके लिए विपक्ष नहीं होता चाचा, पढ़ लो थोड़ा सा। विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, और अगर सरकार को आलोचना से डर लगता है तो सरकार विपक्ष में बैठे, सरकार वो काम करे जो वो अच्छा कर लेती है। सब बीजेपी अच्छा आलोचना कर लेती है, सड़क पे उतर आती है, आप प्याज की माला पहन लेती है, और क्या कहते हैं वो सिलेंडर पटक लेती है। बीजेपी विपक्ष के रूप में बड़ी शानदार पार्टी है, बहुत शानदार, मतलब उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सरकार में आके थोड़ा सा, उनके पास भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं उनके पास भी, अच्छा रूल किया उन्होंने। वाजपेयी जी का टेन्योर बड़ा प्यारा रहा, और एक से एक उनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स थे बढ़िया बढ़िया। अब देख के लगता था उन लोगों को पॉजिटिविटी आती थी देख के। जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा और सुषमा स्वराज, ऐसे ऐसे नेता थे, मोहन पारिकर, और मतलब शानदार शानदार नेता उनके पास, प्रमोद महाजन। ऐसा नहीं था कि नेता उनके पास नहीं थे, लेकिन जिस पार्टी को आलोचना से डर लगता है उस पार्टी को विपक्ष में बैठना चाहिए। आप वो काम करो ना जो आपको अच्छा लगता है। तो 2014 से कुछ बड़े विद्वान लोग आ गए थे ट्विटर पे, और साहब जो गाली देते थे, जो भाई साहब रोस्ट करते थे किसी को, और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि मजा आ जाए गाली सुन के। उन सब ने एक दूसरे की मां बहन कट डाली, सब ने। यही होता समय। हालांकि किसी को मां बहन की गाली नहीं देनी, गाली बहुत मन कर रहा तो दे दो, कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं देनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि नहीं देनी चाहिए, नहीं कहना। हम सबकी माँ एक ही है, हम सब भारत देश में पैदा हुए, वंदे मातरम कहते हैं हम, तो वैसे गाली दे लो, पर नहीं करना। तो दुनिया एक बहुत बड़े संकट में फंस चुकी है। आप इसका मजा मत लीजिए, थोड़ा सा होशियार हो जाइए, जागरूक हो जाइए, थोड़ा सा जाग जाइए। कुछ अनाज घर पे रख लीजिए, कुछ अपनी व्यवस्था एक इमरजेंसी की कर लीजिए, क्योंकि बहुत काले बादल मंडरा रहे हैं। ईरान का इतिहास बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा। एक तो उनकी ज्योग्राफिकल टेरेन बहुत अच्छी है, एक बार वो दुश्मन को नीचे फंसा ले जाएं, एक बार। उनका सबसे बड़ा योद्धा उनका टेरेन है, टेरेन। वो जानते हैं बेटा नीचे आ जाओगे तो वापस नहीं जाने देंगे। और यार किसी की संपत्ति को भी लूटोगे ना तो उसको दुख तो होगा ही। भाई ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दोगे, क्यों नहीं बनाने दो? इसीलिए ना कि तुम उसकी संपत्ति को लूट सको। भाई समृद्धि वाला आदमी अगर ताकतवर हो जाएगा तो आप उसकी संपत्ति को नहीं लूट पाओगे। ये जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी और ये सब आया कि न्यूक्लियर एनर्जी का विस्तार, उसका मेन उद्देश्य क्या था? ये वेस्टर्न पावर्स चाहती थी कि 2 4 5 लोगों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब रहे बस, जिससे हम पूरी दुनिया को एक्सप्लॉइट कर सकें, लूट सकें, डर दिखा सकें। आज भारत पर हमला करने से पहले कौन सोचेगा ना? इंदिरा गांधी का उसमें बहुत बड़ा रोल है, अटल बिहारी वाजपेयी का उसमें बहुत बड़ा रोल है, एपीजे कलाम का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर बनाया। मतलब सलाम है जवाहरलाल नेहरू को। 1950 भारत के पास खाने को नहीं है, खाने को। तुम में से बहुत सारे लोग उस व्यक्ति को गाली देते हो, तुम्हारा दोष नहीं है दोस्त, तुम्हारा दोष नहीं है, तुम पढ़े ही नहीं। तुम तो सुने इस देश में एक वो है ग्रुप है, उसको चारण बोलते हैं। चारण मतलब आज भी है, हमेशा से ये ग्रुप रहा है चारण। ये वो गैंग है जो किसी की भी कहानी को बहुत बढ़ा चढ़ा के कि भैया फलाने गरे गए ना सांसद जी के यहाँ, और मोदी जी का फोन आएगा वही समय, और स्पीकर पर बात होती रही, और मोदी जी भैया भैया कहा रहे, भैया ऐसा, अरे भैया बिल्कुल, अरे भैया। सोचो मोदी, और तू पूछबो ना कौन मोदी, हो सका तक विनीत मोदी हो, दिलीप मोदी हो, संजय मोदी हो, लेकिन तू सब मोदी कह दी तो समझो प्रधानमंत्री। अब तू से कहीस, तू गए 10,000 आदमी से और कहे। यहाँ चाहे तुम संत को देख लो, चाहे बाहुबलियों को देखो, उनकी जो इमेज बाहर होती है ना, वो यही लोग क्रिएट किए। इनको इमेज बिल्डर बोलते हैं। भैया आदमी का जो है ना मगरमच्छ का खवाई देता रहा, देखे हुए नहीं? हाँ, अरे भैया
देखे नहीं गुड्डू चाचा बतावत रहे, इस तरह की गैंग है ये। इसका काम है इमेज बिल्डिंग का। और सनी देओल की कोई फिल्म थी ना जिसमें कहता है भूदेव जी है और यहाँ के राजा हैं, माई बाप है, भगवान है, तो सनी देओल कहता नहीं है अब कुत्ते बताएंगे कि शहर का मालिक कौन है। तो मूवी जो तुमने देखी, ऐसे हर संत, हर बड़े आदमी के पास ऐसे 10, 15, 20 लोगों की गैंग है जिनका सिर्फ एक काम है, इमेज बिल्डिंग। लेकिन हमारे पड़ोसी को भी सोचना चाहिए। ब्रिटानियों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने पाकिस्तान को अब होशियार हो जाना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किसको कब्जा किया? बंगाल। फिर किसको कब्जा किया? मैसूर। फिर मराठा, फिर सिंध, फिर पंजाब, फिर अवध। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकार हुए 1 by 1। शायद ये इतिहास मिडिल ईस्ट के लोगों ने नहीं पढ़ा। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे पहला किस पे कब्जा किया? सऊदी अरब पे, फिर इराक, फिर सीरिया, फिर लीबिया, अब ईरान। फाइनल बारी चाचा की ही है, इन पे कुशासन लगाएंगे सब। ईरान के बाद इन्हीं की बारी है, इन पे कुशासन लगाएंगे। अब बड़ा खतरनाक सा दौर चल रहा है। 18वां श्लोक पढ़ाना था आज, मैंने कहा थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लूं आपके साथ। और 18वां श्लोक तो भाई साहब ओहो, मतलब अब तक आप में से अगर आप लोगों ने पूरा गीता का शो देखा होगा पूरा, और अगर आपको 2-4 बातें से एक शब्द यज्ञ अगर आपको समझ में आ गया होगा तो भाई साहब बदल गई जिंदगी आपकी। अगर आपको वो 3 टर्म समझ में आ गए होंगे, कौन से? कर्म, अकर्म, विकर्म, बदल गई जिंदगी आपकी। अब आज जो डिप्रेशन है, आज जो परेशानियां हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये 4 पार्ट हैं। पहला चित्त, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि, चौथा अहंकार। ये 4 पार्ट है। चित्त का क्या काम है? चिंतन करना। मन का क्या काम है? संकल्प लेना। बुद्धि का क्या काम है? निर्णय लेना। अहंकार का क्या काम है? एक्शन, उसको इंप्लीमेंट करना। अब अगर आपके मन में अपना उद्देश्य, अपने गोल का चिंतन चल रहा है कि यार इस साल नीट क्वालिफाई करना है, यार इस बार आईटी निकालना है, आईएएस निकालना है, तो अगर आपके गोल का चिंतन चल रहा है, चित्त करेगा क्या? चिंतन। तो फिर आपका मन जो है आपके गोल के हिसाब से संकल्प लेगा, कितने घंटे पढ़ना है, मतलब संकल्प यही लेगा कि पढ़ाई करना है, खेलना है, पढ़ाई करना है, खेलना है। ये निर्णय लेगी कितने घंटे पढ़ना है। उसने कहा भाई साहब 10 घंटे पढ़ना है। और ये क्या करेगा? इन दोनों डिसीजनों को ये इंप्लीमेंट करेगा, मतलब लागू करेगा। इसी को सबकॉन्शियस माइंड कहा गया। इस पे एक बड़ी प्यारी किताब आई, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये डायग्राम बना लो। ये डायग्राम बना के अपने जहां बैठे हो, जहां सोते हो, जहां उठते हो, बैठते हो, वहां चिपका दो। अब इस दौर में अगर कोई चीज आपको बचा पाएगी तो साधना और ध्यान, बाकी तो भाई साहब। अब क्या हुआ कि माया बढ़ गई, माया मेटेरियलिज्म बढ़ गया। और सड़क पर आप निकलते हो, मर्सिडीज, BMW, रोलेक्स, लुई विट्टन, और आपके गोल में माया चल रही है। आप बैठे हो, सोच रहे हो यार BMW X7 लेना है, यार क्या गाड़ी है यार, नहीं यार मर्सिडीज ई क्लास। फिर सोच रहा लुई विट्टन का शूज कितना प्यारा है। फिर तो सोच रहे बता यार रोलेक्स, वाह अल्टीमेट, पहन के चले जाएंगे तो बुआ के घर में उनके दोनों लड़के बेहोश हो जाएंगे। अब ये सब सोच रहे हो आप। इसी को कहते हैं विषय चिंतन। इसी ने आज आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना दिया, आप जान ही नहीं पा रहे हो। इसको कहते हैं विषय चिंतन। इसी ने आज आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना दिया, आप जान ही नहीं पा रहे हो। अब चूंकि आप अपने गोल के बारे में सोच नहीं रहे हो, तो मन और पैसा आपके पास है नहीं। जो आप सोच रहे हो उस पर क्या संकल्प ले? मन अकाउंट में 2-4 करोड़ हो तो तुरंत कह चल भैया खरीद ले। अब जब आपका मन संकल्प नहीं ले पा रहा तो बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही, और जब ये दोनों इनएक्टिव हो गए तो इंप्लीमेंटेशन होगा ही नहीं। देखो, गौर करना इस बात को, देखो इस ग्राफ को समझो। और सुबह फेसबुक पे लाइव रहेंगे। अवध ओझा बाजीराम 3 चैप्टर पढ़ा दिया गोदान का, कल 4था चैप्टर पढ़ाएंगे। सुबह डेली फेसबुक पे लाइव। अब तो मैं देख लिया फेसबुक पे लाइव रहूंगा, या किसी की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लाइव करके और अपना शुरू हो जाओ, किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं। तो अब सुबह की क्लास आपको रेगुलर मिला करेगी, टेंशन की कोई बात नहीं। ये देखो आपका विषय चिंतन चल रहा है, गाड़ी, मकान, विला, घूमना, घड़ी। स्टूडेंट को बहुत सिंपल रहना चाहिए यार। तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ी हो यार कि इंटरनेशनल कंपनियों की मीटिंग है तो तुम्हें लुई विट्टन पहन के जाना, वहां जरूरी है। स्टूडेंट रोग का शिकार हो गया है दिखाने का। स्टूडेंट 12th 11th 12th के बच्चे को अपने स्कूल में पोर्श लेके जानी है, डिफेंडर लेके जाना है, मर्सिडीज लेके जाना है। क्या होगा? वो तुम्हारे पिता की उपलब्धियां हैं।
पिता की उपलब्धियां दुनिया को दिखाओगे तो तुम भिखमंगे हो जाओगे। तुमको अपनी दिखानी है। ठीक है, सौभाग्य से डीजीपी के घर में पैदा हो गए हो, बहुत अच्छी बात है। सौभाग्य से किसी मंत्री के घर में पैदा हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितने लोग पिता की उपलब्धियों पे जीते हैं वो भविष्य में घंटा हो जाते हैं, कोई बजा के चला जाता है। स्टूडेंट का जीवन सन्यासी का जीवन होना चाहिए। प्रतिस्पर्धी का जीवन सन्यासी का जीवन होना चाहिए। सिंपल रहो यार, सिंपल रहो। तुम्हें किसको दिखाना है? ब्यूरोक्रेट हो, बिजनेसमैन हो, कैपिटलिस्ट हो, क्या हो? देखो, अब तुम्हारा चित्त लग गया माया में, विषय चिंतन होने लगा, मन संकल्प ही नहीं ले पा रहा है, बुद्धि निर्णय ही नहीं ले पा रही। तो जब मन संकल्प और बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है तो इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पा रहा है। बैठे हो दिन भर 4 घंटा चाय की दुकान पर, 5 घंटा कमरे में, 6 घंटा मोबाइल पे, कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये दोनों इनएक्टिव हो गए। क्या करे बेचारा, इसके पास कुछ करने को है ही नहीं, सबकॉन्शियस के पास। अब बेचैनी बढ़ रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस। एंजाइटी और स्ट्रेस इनका परिणाम है, इनका परिणाम है एंजाइटी और स्ट्रेस, और इस एंजाइटी और स्ट्रेस का परिणाम है डिप्रेशन। और तुम में से बहुसंख्यक लोग इसके शिकार हो चुके हैं। आ जाओ साधना के मार्ग में। मुझे तो गुरु आदेश है, मैं तो बोलता रहूंगा, मैं तो कहता रहूंगा, मुझे तो गुरु आदेश है। सेवा लगी है मेरी, किसी की सेवा लग जाती खाना बनाने की, किसी की सेवा लग जाती झाड़ू लगाने की, किसी की लग जाती है दरवाजे पे खड़े होने की। ये मेरी गुरु सेवा है, ये बेसिकली मेरी गुरु सेवा है। 6 महीना लगेगा। सुबह गोदान पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ तुमको। पढ़ाई से पहले 3 चैप्टर देखो, सारे डाटा निकाल के दिखाया मैंने। गोदान पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि कृषक के चैलेंजेस क्या क्या है। सोचो, जवान आदमी की साइकोलॉजी, बुजुर्ग आदमी की साइकोलॉजी, औरत की साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी, सब देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। भगवान से प्रार्थना करिए कि युद्ध रुक जाए, लोग मर कहीं भी रहे हों, बेसिकली मानवता मर रही होती है। और बिना जाने खुश मत होइए, और बिना जाने दुखी भी मत होइए। बिना जाने खुश भी मत होइए, और बिना जाने दुखी भी मत होइए। तो 18वां श्लोक बहुत शानदार श्लोक है, बहुत। कर्म अकर्म का पूरा सिद्धांत, कर्म समझ गए और अकर्म पर आ गए। 18वां श्लोक यही है कि अगर तुम कर्म समझ गए, आराधना समझ गए और अकर्म पर आ गए, और भाई साहब फिर तो खुदा बन के ही रहोगे। तो शांति से रहिए, प्रेम से रहिए, साधना करिए। सुबह 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी गोदान के शो में। ध्यान कराएंगे आपको, अपना छोटा सा योगदान आपके जीवन के निर्माण में देंगे। और ऑनलाइन काउंसलिंग, जिसको भी लगता है क्या करना चाहिए, कैरियर कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, चैलेंजेस लगती हैं कि ये चैलेंज है, तमाम सारी चुनौतियां हैं जीवन में, तो आपको मैं एक नंबर देता हूं, आप उस नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये भी कोर्स बहुत जल्दी, मैंने आपको पिछली बार बताया था, लॉन्च होने जा रहा है। ये नंबर 9217046989। किसी भी चुनौती से आप लड़ रहे हैं तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फ्री इसलिए नहीं रख सकते, उसकी एक वजह है। फ्री रख देंगे तो फिर तो 500 काउंसलिंग डेली होगी, फिर और कुछ हो भी नहीं पाएगा। कई लोगों ने कहा सर फ्री कर दो, फ्री तो ना हो पाएगा, नहीं तो 1000 काउंसलिंग डेली आ जाएगी, बात ही करने आ जाएंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा, वो तो पैसे दे के बात करने आ गए कि बस सर बात करनी थी, ऐसे कोई कष्ट ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। एक बैंगलोर से साहब आए थे, केरला से, बोले बस सर आपसे बात करनी थी, कोई चुनौती नहीं, कोई टेंशन नहीं, काम सब सही चल रहा है, सिर्फ बात करनी। तो अगर फ्री हो गया, जो लोग, जब 10 लोग पैसे देके सिर्फ बात करने आ सकते हैं 10 मिनट, तो अगर फ्री हो गया फिर तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। और वहां मैं बताऊंगा कि कर्म और अकर्म, अगर ये 2 चीज आपको समझ में आ गई और आत्मसात हो गई, फिर तो भगवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। उसके नीचे आप कुछ भी बन जाओ, पर फाइनल डेस्टिनेशन भगवान ही है। जय हिंद, जय भारत।